नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल माय स्किल फैक्ट्री। आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारत के 15वें क्रम की राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। तो चलिए इसी के साथ साथ हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि राष्ट्रपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या होंगी, राष्ट्रपति कैसे कार्य करता है, राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाता है, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं। पहला है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा है वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। चौथा है वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, चाहे वह संघ सरकार में चाहे राज्य सरकार में, किसी में भी वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, उसके लिए एक निर्वाचक मंडल होते हैं। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित कर सकते हैं। तो पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य ही वोट कर सकते हैं। दूसरा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो चलिए अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। यदि किसी भी कारणवश मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने से 5 वर्षों तक होता है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व भी उसके जो पद है वह रिक्त हो सकता है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। पहला है राष्ट्रपति का पद 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर रिक्त होगा। दूसरा है यदि वह त्याग पत्र दे दे तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। तीसरा है राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगाया जाए। चौथा है राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाए। तो इन सब कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। चलिए अब राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्यों के बारे में हम जानते हैं। राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां मिली हुई हैं, जैसे कि कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां व कुछ अन्य शक्तियां भी हैं जिनके बारे में हम यहाँ बाद में देखेंगे। तो पहला है कार्यकारी शक्तियां कि ये होता क्या है। तो राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले जो आदेश है या अन्य अनुदेश वैध हो। तो वह इस प्रकार के सारे कार्यों को करता है कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत। अब आता है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में वह संसद की बैठक बुला सकता है या फिर कुछ समय के लिए बैठक को स्थगित कर सकता है। वह लोकसभा को विघटित कर सकता है। तो इतनी सारी जो काम हैं वो विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। वह भारत की आकस्मिक निधि से
किसी दृश्य व्यय हेतु, अदृश्य व्यय हेतु जो पता ना हो, कहीं पे भी अगर व्यय किया जाता है उस अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का भी गठन कर सकता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। पहला है कि वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह उच्चतम न्यायालय के किसी विधि तथा तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी भी व्यक्ति को दंडदेश को निलंबित कर सकता है, माफ़ कर सकता है। किसी भी अपराध को वह माफ़ कर सकता है या सज़ा को कम कर सकता है, या फिर प्राणदंड को भी वह स्थगित कर सकता है। चलिए अब हम कूटनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है और उनका स्वागत करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। वह भारत का सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। सैन्य बल अर्थात थल सेना, जल सेना और वायुसेना। राष्ट्रपति युद्ध या उसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार। इसके पश्चात हम देख लेते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को तो अभी हमने जितनी भी शक्तियाँ देखी वो तो प्राप्त है ही, इसके अतिरिक्त आपातकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। आपातकालीन शक्तियाँ अर्थात तो ये 3 प्रकार की होती है: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल आता है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल आता है। चलिए अब हम अन्य शक्तियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको पता होगा वीटो शक्ति के बारे में, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो वीटो शक्ति क्या होता है? तो हम ये देखते हैं कि जो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के अंतर्गत संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है या तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देता है। सहमति अर्थात उसमें सिग्नेचर करेंगे वो। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं, जो कि अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आता है। देखते हैं हम कि वो कौन से 3 विकल्प हैं जो राष्ट्रपति के वीटो पावर या वीटो शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है कि हाँ, उसे ये समझ में आ गया है, उसे ये जो विधेयक है वो अच्छा लगा राष्ट्रपति को, तो वे उस पर सिग्नेचर करके उसको स्वीकृति दे देंगे और वह जो विधेयक है वह अधिनियम बन जाएगा। सेकंड है कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, कि बाद में बता सकते हैं इसका जो भी उनके विचार हैं कि सहमति देना या नहीं, वो बाद में बता सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद तीसरा है वह विधेयक को लेकिन यह जो विधेयक होता है ना, वह धन विधेयक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो वह विधेयक को संसद की पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता। क्यों? क्योंकि धन विधेयक तभी प्रस्तावित किए जाते हैं जब राष्ट्रपति की सहमति हो। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि वह धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। कोई भी विधेयक को, धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, ठीक है। यदि पुनर्विचार के पश्चात संसद उस पर संशोधित करे या ना करे, वो उनका मैटर है कि अगर संसद उस विधेयक पर पुनर्विचार करते हैं या फिर अन्यथा नहीं भी करते हैं, उसके बाद यदि राष्ट्रपति के पास वह विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही होगी। तो चलते हैं कि जो वीटो शक्ति है वो कितने प्रकार की होती है। तो हम देख लेते हैं, यह 3 प्रकार की होती है। पहला होता है अत्यंतिक वीटो, दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। अत्यंतिक वीटो, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं।
तो आत्यांतिक वीटो के अंतर्गत वह संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। इस प्रकार वह जो विधेयक है अपने आप ही समाप्त हो जाता है और वह अधिनियम बन नहीं सकता। लेकिन यह सिर्फ 2 मामले में ही प्रयोग में लाया जा सकता है। पहला कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक संबंध में, मतलब यदि कोई गैर सरकारी सदस्य है वह अगर विधेयक को प्रस्तुत करता है तो वो राष्ट्रपति उसको अपने पास सुरक्षित रख सकता है और अपने आप ही वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। दूसरा है, यदि सरकारी विधेयक के संबंध में जो भी सरकारी विधेयक को पेश करेंगे जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य, ठीक है, तो सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर सहमति न देने की सलाह करे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि पहला जो मंत्रिमंडल है वह कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास दिया, ठीक है, कि सिग्नेचर करने के लिए, सहमति देने के लिए, लेकिन मंत्रिमंडल विघटित हो जाता है और नया मंत्रिमंडल आता है और नया मंत्रिमंडल यदि कहे राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति की यदि जो नया मंत्रिमंडल है वह यदि असहमति दर्शाए या सहमति ना दे उस विधेयक पे, तो राष्ट्रपति उसको समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है आत्यांतिक वीटो। अब होता है निलंबनकारी वीटो। देखते हैं निलंबनकारी वीटो के बारे में कि वो क्या होता है। निलंबन से आप समझ रहे हैं कि थोड़ा वेट करवा देना, निलंबित हो जाना, ठीक है। तो राष्ट्रपति इस वीटो का मतलब प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है कि नहीं। अगर राष्ट्रपति को थोड़ा कुछ संदेह होता है या कुछ उसमें से पसंद नहीं आ रहा होता है, कुछ चेंजेस करवाने होते हैं, तब वह विधेयक को संसद हेतु पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। यदि संसद उस विधेयक पर पुनः किसी संशोधन के बिना या संशोधन के साथ पारित करके राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी हो जाता है निलंबनकारी वीटो में, ठीक है। पॉकेट वीटो के बारे में हम देखते हैं। पॉकेट वीटो में यह है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को मतलब पर अपना तो अपनी सहमति देगा, ना ही अस्वीकृत करेगा। वह अस्वीकृत भी नहीं करेगा उसको और अपनी सहमति भी नहीं देगा। अपने पास वह अनिश्चित काल के लिए उसको सेव करके रख लेगा, ठीक है। वो लौटाएगा भी नहीं उस चीज़ को, ठीक है, और सहमति भी नहीं देगा। अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देगा, वो पेंडिंग में पड़ा रह जाएगा। इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब अनिश्चित काल के लिए ही राष्ट्रपति के पास वो रह जाता है तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब राष्ट्रपति की एक और शक्ति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संविधान का अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के 17 साल की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तो ये अध्यादेश का मतलब होता है एक प्रकार से एक कानून बनाना, ठीक है। तो वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो, तो अध्यादेश उसी समय जारी किया जा सकता है, ठीक है। वह कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, ठीक है, तभी वो अध्यादेश जारी कर सकता है। सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति केवल समयावधि को छोड़कर संसद की कानून बनाने की शक्तियों के समविस्तरणीय है। मतलब कि अध्यादेश बनाने की जो जारी करने की जो शक्ति है और जो संसद कानून बनाता है वो दोनों सिमिलर ही होते हैं, लेकिन समय का ही बस खेल रहता है कि किस समय ये किया जा रहा है। संसद तो कभी भी कर सकती है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो कुछ निश्चित समय में ही कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो। और कब? जब कोई तत्काल कार्यवाही करनी होती है, ठीक है, राष्ट्रपति को, तब ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति की एक और शक्ति है क्षमादान करने की शक्ति। पहले भी हमने इसे देखा है, चलिए अभी थोड़ा विस्तृत में इसे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति क्या होगी। तो
जो संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिया हुआ है, ठीक है, जो भी सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी सज़ा दी गई है, अगर वो सज़ा बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो उस अपराध में राष्ट्रपति उसको कुछ कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है। सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड में, जो भी सैन्य न्यायालय है उन पे यदि अगर उसके द्वारा दंड दिया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति है वो क्षमादान कर सकता है। यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो मृत्युदंड जब आ जाती है, मृत्युदंड की बात, तो राष्ट्रपति क्षमादान करने की जो शक्ति है वो उसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं। पहला है क्षमा, कि राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा कर सकता है, ठीक है। लघुकरण में जो दंड का स्वरूप है उसको कम कर सकता है। लघुकरण दूसरा है, क्षमा पहला है कि किसी को भी पूर्णतः मुक्त कर सकता है। दूसरा है लघुकरण, लघुकरण में वह दंड का स्वरूप को बदल सकता है। जैसे कि मृत्युदंड है तो मृत्युदंड से वो क्या कर सकता है, कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकता है, या फिर कठोर कारावास है तो उसको साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है परिहार। परिहार में क्या है कि जो दंड की जो भी प्रकृति रहेगी उसके दंड की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन नहीं करना है। मतलब कठोर कारावास है तो कठोर कारावास, साधारण कारावास है तो साधारण कारावास, लेकिन इसमें जो समयावधि है उसको कम कर दिया जाता है, ठीक है। यदि मान लो कि 10 साल का कठोर कारावास है तो उसको घटाकर 5 साल किया जा सकता है। तो इसमें समयावधि की बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। विराम, उसके बाद आता है विराम। पहला हमने देखा क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा हम देखते हैं विराम। इसका अर्थ है कि किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सज़ा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे कि कोई शारीरिक अपंगता आ गई अचानक से, या महिलाओं की जो गर्भावस्था होती है उस वक्त के लिए थोड़ा विराम दे दिया जाता है कि जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद कंटिन्यू उसका जो सज़ा है वो पूरा कर सके, ठीक है। अगला आता है प्रविलंबन। अब प्रविलंबन का अर्थ क्या होता है, किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना, कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है कि वह दोषी व्यक्ति का जो क्षमा याचना है, जो दोषी व्यक्ति क्षमा याचना करेंगे राष्ट्रपति के पास में, ठीक है, तो उस क्षमा याचना के पश्चात जो दंड का स्वरूप है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो कोई भी मृत्यु दंड होगा, ठीक है, उस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप में परिवर्तन की याचना के लिए समय देना, ठीक है। तो चलिए अब हम ये तो जान गए हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति कौन सी है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि जो भी दया याचना करते हैं तो राष्ट्रपति उनकी मौखिक सुनवाई नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के पास हम मौखिक सुनवाई लेके नहीं जा सकते कि राष्ट्रपति जी ये देखिए हमें ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं। उनके सामने याचिका दायर करनी पड़ती है, ठीक है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, याचिका देनी पड़ती है। दूसरा है कि राष्ट्रपति जो साक्ष्य है उसका पुनः अध्ययन कर सकते हैं और उसका विचार न्यायालय से भिन्न भी हो सकता है। तीसरा यह है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेंगे। और चौथा है कि राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है कि वो किस कारण से अपने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, वो अपने स्वविवेक से ही करते हैं। और पांचवा है कि राष्ट्रपति न केवल दंड पर राहत दे सकते हैं बल्कि प्रामाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकते हैं। अब हम इसके पश्चात ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को यदि त्याग पत्र देना है तो वह किसे देंगे। तो ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये आपको कमेंट में हमें आंसर करना होगा। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। मैं आपसे यही बात कहूँगी कि आप इसे बहुत अच्छे से सुने, इसका हो सके तो नोट्स बना लीजिए
ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आपको इसमें से कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी बना लूँगी। और राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं तो उसे आप कंठस्थ रूप से कर लीजिएगा। ये जो राष्ट्रपति का टॉपिक है पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यह यूपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी कभी कभी देखा गया है कि जीके के जो पोर्शन है सामान्य अध्ययन के, वहाँ पे भी यहाँ से सवाल आते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इसे बहुत अच्छे से देखें। कोई भी अगर आप उसको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर करूँगी। और जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा उसके लिए अलग से सेशन रखेंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको लगता है यदि कि आपको किसी और टॉपिक में भी वीडियोस चाहिए या फिर और भी अच्छे तरीके से आपको सरल रूप में जानना है तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।